हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज़। पिछले बार मैंने जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स का जो मैथ सिलेबस है वो स्टार्ट किया था। उस पर एक लेक्चर अपलोड किया है मैंने अपने चैनल पर। तो उस लेक्चर की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने वो लेक्चर मिस किया है। तो उस क्लिक को प्लीज़ लिंक करके उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो, ताकि जो आज का लेक्चर है वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो चलो हम उस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। उसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, वो केसेस आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप स्क्रीन का जो ये है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए, ये जो पहला केस है इसमें है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली और ईयरली देन अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r डिवाइड बाई 100 होल रेज़्ड टू पावर n, where this a is amount, p is principal, r is rate of interest per annum, n is the time in years। ठीक है, क्या बोलता है? अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होगा ईयरली, यानी कि कैलकुलेट होगा ईयरली एक एक साल के बाद, तब अमाउंट की फार्मूला ये होगी। ठीक है, लेकिन अब इंटरेस्ट अगर कंपाउंड होगी हाफ ईयरली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तब अमाउंट की फार्मूला ये होगी, देन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/2 डिवाइड बाई 100 होल रेज़्ड टू पावर 2n। इसी तरह से अगर इंटरेस्ट कंपाउंड होगी क्वार्टरली, ठीक है, तो अमाउंट की फार्मूला होगी p इंटू 1 + r/4 डिवाइड बाई 100 होल रेज़्ड टू पावर 4n। इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि ये जो कुछ टॉपिक्स होते हैं कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको कंपेयर में कर, मतलब जब आप कंपेयर करके पढ़ते हो तो वो आपके जहन में अच्छे से रहता है। ठीक है, परमानेंटली आपके जहन में स्टोर रहता है। और इनका कंसेप्चुअल जो अप्रोच होना चाहिए, इनके लिए रट्टा नहीं मारना चाहिए वाली ना, ये फार्मूला याद नहीं रहती है। ठीक है, कंसेप्चुअल अप्रोच होना चाहिए। तो इन चीज़ों को हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे ताकि ये जो फार्मूला है आपके जहन में रहेंगे हमेशा के लिए। तो ये जो ए है p इंटू 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर n है। अमाउंट क्या होगा? प्रिंसिपल का रकम इंटू 1 + r/100 होल रेज़्ड। ये जो r है ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर annum, इसलिए पूरा r है यहाँ पर क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, होल रेज़्ड टू पावर n है। अब यहाँ पर r/2 क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो केस है कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, 6 महीनों के बाद कंपाउंडिंग हो रही है। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तेल इंटरेस्ट खाड़ो तथ कंपाउंडिंग, तवे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल है। तो एक्चुअली कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज द चार्ज ऑफ इंटरेस्ट टू द इंटरेस्टेड अमाउंट। ठीक है, यम साथ कंपाउंडिंग करन सह करन तथ अमाउंटस व्हेन वी मतलब जब हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं ना किसी टाइम, उस टाइम पर जितना भी उसको रकम बारोवर को मतलब बकायात होगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्लस बेसिक प्रिंसिपल, उस सब रकम को इंटरेस्ट फिर से इम्पोज होगा, उसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक तो बेसिक रकम है उसको भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और एक जितना भी उस टाइम तक उसको ये इंटरेस्ट मतलब उसमें इंक्रीज होगा हुआ होगा, तो उसको भी फिर इंटरेस्ट लगता है। इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग, दैट इज वाई इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आर है, अब हाफ ईयरली के बाद कंपाउंडिंग होती है, इसलिए रेट फुल यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर आर फुल नहीं लेंगे, आर का हाफ लेंगे, r/2। ठीक है, यहाँ पर n है। अब जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इसका मतलब ये होता है कि एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होती है, इसलिए n हम लेते हैं 2 टाइम्स n। यहाँ पर एक साल में एक ही टाइम होता है तो n एक ही बार आता है। अब जब एक ही बार होता है तो r फुल होता है। अब 2 बार होंगे तो r का यहाँ हाफ रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर क्वार्टरली यानी कि 3 महीनों के बाद होता है। अब जो एक साल है 12 महीनों का साल होता है, तो अब 3 महीनों का अगर 3 महीनों के बाद अगर होते हैं, इट मीन्स कि साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी। अगर साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का चौथा हिस्सा आएगा। अगर 4 बार होती है तो यहाँ पर 4 टाइम्स n इसलिए आता है। तो प्लीज़ आप इसको नोट करके फिर मेमोराइज करना, ताकि आपके आने वाले प्रॉब्लम में आपके
मतलब आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, तो केस फोर्थ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली बट टाइम इज इन फ्रैक्शन से 3/2/5 ईयर्स। अगर इंटरेस्ट जो है वो एनुअली कंपाउंडिंग, उसकी जो कंपाउंडिंग होती है वो एनुअली होती है, लेकिन टाइम जो है वो 3/2/5 ईयर्स में दिया हुआ है, तो अमाउंट क्या होगा यहाँ पर इस केस में, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 होल रेज़्ड टू पावर 3 इंटू 1 + 2/5r डिवाइड बाई 100। ठीक है, आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, फोकस दीजिए। देखिए यहाँ पर टाइम जो है इस तरीके से इस पैटर्न फ्रैक्शन में दिया हुआ है 3/2/5 3/5 ईयर्स। जो ये पहला टर्म है 3, ये यहाँ पर लाया गया है पावर, इस टर्म का पावर 1 + r/100। ये जो 2/5 है ये यहाँ पर आ गया है, r के आगे लगा दिया गया है मल्टीपल में, 1 + 2/5 ऑफ r डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस तरीके से मैं ये क्यों रिसाइट कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जहन में रहे ये फार्मूला। ठीक है, अब केस फिफ्थ है, व्हेन रेट्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स से R1% फॉर फर्स्ट ईयर, R2% फॉर सेकंड ईयर, R3% फॉर 3 ईयर। अगर अब जो लेंडर है या जो बैंक है अपने कस्टमर्स को देते हैं, अपने बारोवर्स को देते हैं, मुख्तलिफ सालों के लिए मुख्तलिफ रेट्स मुकर्रर करते हैं। ठीक है, मतलब पहले साल R1% है, दूसरे साल R2% है, तीसरे साल R3% है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म इंटू दिस टर्म। व्हाट इज दिस टर्म, 1 + r1/100, 1 + r2/100, 1 + r3/100। ये R1 क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। इसी तरह अगर फोर्थ ईयर होगा तो अगली टर्म यहाँ पर इंटू होगी 1 + r4/100। ठीक है, ये कंसेप्ट आया समझ में, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब हम कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पहली प्रॉब्लम जो है ना, पहली प्रॉब्लम है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट के बेस्ड है, सिंपल है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट 6/1/4% पर annum फॉर द ईयर फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th February 2005 to 18th April 2005। ठीक है, देखिए इसको मैं इस पेज पर आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है कि आप ये प्रॉब्लम हम इस वक्त सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, P × R × T डिवाइड बाई 100। ठीक है, P क्या है, प्रिंसिपल, R क्या है, रेट परसेंट पर annum, T क्या है, टाइम इन ईयर्स। यहाँ पर मैं लिखूंगा P है प्रिंसिपल, ये मैंने लिखा है पहले, आप टाइम क्यों ज़ाया करेंगे, R है R% लेकिन पर annum है। टाइम जो T है टाइम इन ईयर्स। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा हमेशा, टाइम इन ईयर्स। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको भी पता चलेगा। देखिए अब यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट है 3000 है, तो P के बदले क्या लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब जिस पर इम्पोज होता है 3000 है, तो 3000 हुआ है प्रिंसिपल, तो P के बदले लिखेंगे हम 3000। ठीक है, R के बदले क्या लिखेंगे, 6/R क्या है यहाँ पर दिया हुआ 6/1/4%, 6 × 4 24 + 125/4% भी इसको लिख सकते हैं। तो R के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे 25/4%, परसेंट नहीं लिखते, वो ऑलरेडी बीच फिर नीचे दिया हुआ है 100। ठीक है, तो फिर टाइम क्या है, हाँ अब टाइम की बात हो रही है। देखिए यहाँ पर हम टाइम करेंगे डिस्कस। यहाँ पर टाइम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में 4 फरवरी 2005 से 18 अप्रैल 2005 तक। ठीक है, अब फरवरी का महीना है, तो लीप ईयर का जो महीना होता है उसमें फरवरी के 29 दिन होते हैं, तो इसलिए आपको लीप ईयर्स भी याद रखने हैं, लीप ईयर्स कौन कौन है। तो यहाँ आपको मैं यहाँ पर कुछ 2004 लीप ईयर था, 4 साल के बाद आता है लीप ईयर। 2008 भी था, 2012, इसलिए 4 साल ऐड करके जाओ, जो भी साल आपको आएगा वो लीप ईयर होगा। ठीक है, 2012 भी है, 2016 भी, 2020, अब 2024 जो आने वाला साल है वो भी लीप ईयर होगा। लीप ईयर मतलब उन ईयरों का जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब क्योंकि 2005 का महीना है, यहाँ पर 2005 का साल है, तो ये लीप ईयर नहीं है,
तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो फरवरी होगा सिर्फ 28 दिनों का होगा। ठीक है, अब टाइम क्या होगा यहाँ पर देखिए, टाइम क्या होगा 4 फरवरी पे 28 फरवरी ताम कन ये सोद 28 फरवरी माइनस 4 फरवरी क्या माइनस 3 फरवरी, क्यों देखिए क्यों। हाँ, जब लेंडर बारोवर को पैसा देता है ना, जिस दिन वो पैसा देता है वो दिन इंक्लूड करता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए, लेकिन जिस दिन बारोवर वापस करता है पैसा वो दिन इंक्लूड नहीं होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो टाइम आएगा 4 फरवरी 3 फरवरी से 28 फरवरी तक कितने आएंगे 25 डेज। 28 फरवरी माइनस 3 फरवरी करो तो 25 डेज आएंगे। फिर है अप्रैल, फिर है मार्च का महीना तो 31 दिन हो गया पूरा। फिर है 18 अप्रैल, 18 अप्रैल के 18 दिन नहीं आएंगे 17 आएंगे, क्योंकि आखिर वाला दिन इंक्लूड नहीं होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में, तो इसलिए इसके आएंगे 17 दिन। तो टाइम क्या है यहाँ निकलेगा 25 + 31 हो गए 75 गए 5 7 अगर 56 56 + 10 हो गए 66 66 + 7 कितने हो गए, हाँ 73। तो अब यहाँ पर 73 डेज निकला, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया ये जो टी है ये ईयर्स है। इन दिनों को अब क्या करना है, इनको ईयर्स बनाना है। ठीक है, तो 73 डेज आपको पता है 365 दिन का एक साल होता है, इसका मतलब हो गया है एक दिन 1/365 ईयर्स। अगर एक दिन इतने ईयर है तो 2 दिन कितने हो गए, दिस इंटू 2, 3 दिन कितने ईयर्स हो गए, दिस इंटू 3। 73 डेज कितने ईयर्स हो गए, दिस इंटू 73। तो इसको हम करेंगे 73 इंटू, तो ये हो गया 73/365। ठीक है, तो कल 3 है 5 है तो कितना आएगा 73 1 73 5 हैं, क्यों 5 या 15 1 5 7 35 के क्षेत्र 1/5 ईयर आएगा अब टाइम यहाँ पर। ठीक है, तो अब इस टी के बदले हम लिखेंगे 1/5 डिवाइड बाय है 100, तो हमारा आंसर निकलेगा। ठीक है, मकलाओ ये कस 5 5 25 ये 0 लास्टस ये 4 अत डिवीजन। ठीक है, सिंपल मतलब वो डिविजिबल टेस्ट आप पढ़ना, कोई मैथ बुक लाना तो डिविजिबिलिटी टेस्ट वही आप यहाँ सीखोगे, सिंपलीफिकेशन है। 0 है 4 है तो डिविजिबिलिटी होगी 4 1 4 4 4 7 28, यहाँ पर 2 आए तो ये बन गया कितना 4 7 28, ये बन गया 20, 4 5 24 0 0, 5 भी हो गया कैंसिल, यहाँ भी कुछ नहीं रहा तो यहाँ पर 1 ही रह गया, समथिंग डिवाइड बाई 1 इज समथिंग। तो ये क्या आया 750 इंटू 5 इंटू 1 हो गया 750 इंटू 5 डिवाइड बाई है 100, ये वाला 100। ठीक है, अब ये क्या निकलेगा 505 500 5 इंटू 5 25, 2 के कैरी 5 7 35 35 प्लस 2 हो गए 37 डिवाइड बाई है 100। ठीक है, दिस जीरो कैंसल 375 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 17.5। ठीक है, क्यों 10 है तो डिसिमल फ्रैक्शन आएगा, है ना, डिसिमल फ्रैक्शन ना पता यम डिजिट सारी लेखन 375 पे पॉइंट थवन तम डिजिट पत ये 10 अकु जीरो डिजिट पे ये त्रावन पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आता है 37.5 सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को रिपीट करके फिर से सुनिए, फिर से देखिए, फिर से फोकस कीजिए, ज़रूर समझ में आएगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 1, इसका सॉल्यूशन निकाला है हमें। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years एट द रेट ऑफ 4% पर annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली मतलब 6 महीनों के बाद इंटरेस्ट कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कंपाउंडिंग क्या है, ये कंपाउंडिंग मैंने आपको बताया है कि इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को भी चार्ज इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्टेड अमाउंट को, इंटरेस्ट को नहीं इंटरेस्टेड अमाउंट को, वो अमाउंट जिस पर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऐड किया होगा उस टाइम तक जिस टाइम में हम फिर से कंपाउंडिंग करते हैं। ठीक है ना, चलो आपको मैं इसी पर समझाता हूँ। यहाँ पर हम प्रॉब्लम नंबर 2 की
सॉल्यूशन निकालेंगे। क्या है, हाँ देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 है, 10,000 है। टाइम कितना है, 2 ईयर्स है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है, यहाँ पर जो कंपाउंडिंग है वो है हाफ ईयरली, ठीक है, हाफ ईयरली। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है ये केसेस, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली तो ये फार्मूला अप्लाई होगी, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडिंग हाफ ईयरली तो ये फार्मूला अप्लाई होगी। पहले हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, हम देखेंगे आंसर क्या आएगा, फिर मैं उसके बाद आपको मतलब कंसेप्ट को पूरे तरीके से समझने के लिए मैं अपने अंदाज से कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखिए हम हाँ हाँ पहले यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब फार्मूला क्या है इसके लिए फार्मूला जो अमाउंट है वो है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/2 आएगा, क्यों, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है ना, R/2 ऑल डिवाइड बाई 100 होल रेज़्ड पावर 2n। 2n क्यों है, क्योंकि जब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग होगी, इसलिए 2 टाइम्स n आएगा। तो प्रिंसिपल के p के बदले 10,000 लिखेंगे, 1 प्लस R/2 मतलब क्या हो गया, r का हाफ, r क्या है 4%, को 4% का हाफ हो गया 2%, गो यहाँ पर R/2 के बदले मैंने लिखा है सीधा 2, ठीक है, एक स्टेप मैंने इसको मतलब स्किप कर दिया है। अब क्योंकि टाइम फिर लगेगा ना, यहाँ पर है 100 होल रेज़्ड पावर 2 इंटू n, 2 मीनस 2 ही, n मीनस नंबर ऑफ ईयर्स हो गए, 2 इंटू 2 हो गए 4 ईयर्स। अब सीधे 4 लिखेंगे, ठीक है, 2 1 2 2 5 10 2 0 0 हो गया, 2 50 100 हो गया, ये हो गया 50 इंटू 1 50, 50 प्लस 1 51 डिवाइड बाई 50 इंटू 1 50 रेज़्ड पावर 4, और यहाँ पर है 10,000। आपको समझ में आ रहा है, यह 50, इसका मतलब हो गया विच इज इक्वल टू 10,000 इंटू 51/5, 51 डिवाइड बाई 50 है 4 टाइम्स प्रोडक्ट में, क्योंकि रेज़्ड पावर 4 है, 51 डिवाइड बाई 50, 51 डिवाइड बाई 50, 51 डिवाइड बाई 50, ठीक है। अब 10 20 30 40 कैंसल, 10 20 30 40 कैंसल, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, नीचे आएगा 625, ऊपर क्या आएगा, तो मान लीजिए आप लिखो 50, अगर आप ऐसे भी करोगे ना 50 इंटू 50 प्लस 1, मतलब अंदर से दिमाग में सोचोगे तो आपको कैलकुलेशन ईजी और मतलब कम टाइम, मतलब इस तरह मैं आपको यहाँ पर 50 इंटू 50 नहीं सर 50, इस 51 के बदले मैंने 51 लिखा, इस 51 के बदले मैं लिखूंगा 50 प्लस 1 इंटू इस 51 के बदले 51 ही, इस 51 के बदले 50 प्लस 1। जब आप इसको कैलकुलेशन करते हो ना, ये मैं मतलब एक टेक्निक अपनी तरीके से आपको बता रहा हूँ, आपने ये सीखी होगी शायद। अब इसका जब हम कैलकुलेशन मतलब फाइनली जब निकालते हैं तो इसका आंसर जो आएगा ना, तो वो आएगा 10,824.3216, ठीक है। तो ये आ गया अमाउंट। लेकिन हमें क्या ढूंढना है, हमें प्रॉब्लम क्या बताती है, देखिए हमें प्रॉब्लम बताती है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है, सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट यहाँ ये निकला है हमें 10,824.3216 रुपीज़, लेकिन जो प्रिंसिपल वो क्या था, ये 10,000। अब जब 10,000 अगर इसको डिसमल में बनाना है ताकि इस डिसमल के साथ सब्ट्रैक्शन हो जाए, तो हम पॉइंट डाल के इतने ज़ीरो डाल सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10,000.0000 जितनी भी हो इज़ इक्वल टू ऑलवेज 10,000, ठीक है। अब क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, शेन खेमो 0 तो सिंपल है ना, 6 को हम माइनस करेंगे 0 6, इसी तरह 1 2 3
428 दहन तहत 0 गो, ये रोज 824 पॉइंट। तो हमारा जो आंसर निकलता है क्या निकलता है, 824.3216 हमारा आंसर निकलता है, यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप प्रॉब्लम करोगे ना, तो जो ढूंढना है कंपाउंड इंटरेस्ट उसी को टारगेट में रखो, ऐसी CI इज इक्वल टू नोट ऑफ इंटीग्रेशन, ताकि इस तक, क्योंकि हमें अमाउंट निकला था, फिर बाद में ऑप्शन भी हो सकता है, इसलिए फिर इंसान जल्दी में गलत कर बैठता है। ठीक है, तो देखिए अब इसका जो आंसर निकला ये आप नोट रखिएगा, ये आप नोट, इसको मैं एक सेकंड ब्लैक के कलम के साथ, ताकि हम बाद में चेक करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकला ये। अब इसको नोट में रखेंगे। अब इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फार्मूला के हिसाब से मैंने सॉल्व किया। अब इसको मैं अपने तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए आप देखिए, जो प्रिंसिपल अमाउंट है कितना है, 10,000 रुपये है। ठीक है, अब जो कंपाउंडिंग है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग। देखिए अब जब रेट क्या है, रेट है 4% पर एनम, याद रखिएगा 4% पर एनम इज इंपॉर्टेंट। टाइम है 2 ईयर्स, टाइम है 2 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये सॉल्व किया है एज पर फार्मूला। हमारा आंसर आया 824.3216, 824.3216। तो इसको हम याद रखेंगे हैं, ताकि हम बाद में चेक कर पाएंगे कि हमें कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, देखिए हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का मतलब है कि 6 महीनों के बाद इंटरेस्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। देखिए अब यहाँ पर 2 ईयर्स दिए हुए हैं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होगी तो कितनी बार होगी, 1 साल में 2 बार होगी, 2 साल में 4 बार होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टाइम जब होगी तो आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स होगी। तो उस वक्त जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, 4% ऑफ 4% है ना, 4% ऑफ प्रिंसिपल क्या है पहले 10,000। लेकिन याद रखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये 4% क्या है, पर एनम है। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर इसको हम कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर वो इंटरेस्ट निकलेगा वो 1 साल के लिए निकलेगा, लेकिन ये 6 महीने के बाद कैलकुलेट होता है। तो 6 महीना हो गया हाफ साल, तो इस टर्म को पूरे हम हाफ करेंगे, या हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ करेंगे। 4% है तो 2 लेंगे। ठीक है, हाँ यही रहेगा ठीक, 2% लेंगे। 2 0 कैंसिल, 2 × 100 हो गए 200। अब सेकंड टाइम हम जब कैलकुलेट करेंगे, जब कंपाउंडिंग करेंगे, सेकंड टाइम प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, 10,000 + 200 होगा ना। तो इट मीन्स